नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, कोरोना महामारी की चुनौती के बीच किसानों के लिए हम लाभकारी जानकारियां लेकर इस कार्यक्रम में लगातार हाजिर हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है विशेष आज आत्मनिर्भर भारत में। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट पर हुई पैनल पर चर्चा, अलग अलग हितधारकों ने लिया परिचर्चा में भाग। पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार, और लद्दाख से निर्यात बढ़ाने की कोशिश में एपीडा, जैविक खेती को भी दिया जाएगा बढ़ावा। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकल विषय पर अलग अलग हितधारकों के साथ एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। इसके जरिए देश में वन हेल्थ इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। ये एक ऐसा मंच था जहां हितधारकों ने चुनौतियों, अवसरों, कमियों और पारंपरिक अक्षमताओं के अलावा आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। पशु स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का अटूट संबंध है। यही वजह है कि पशु स्वास्थ्य के असरदार प्रबंधन ने लोगों के बीच बीमारी के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह काफी पैसों की बचत हो जाती है, जिसका उपयोग मनुष्यों में संक्रमण की रोकथाम और उससे मुकाबला करने में ही किया जाएगा। एक हेल्थ प्रोग्राम भी इसी दृष्टिकोण पर काम करता है। वन हेल्थ भी इसी दृष्टिकोण पर काम करता है। पैनल चर्चा के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर वन हेल्थ की अवधारणा समय की मांग है, जहां मनुष्यों, घरेलू पशुओं, वन्य जीवों, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए आपसी तालमेल के साथ सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट की स्थापना से राष्ट्रीय स्तर पर पशु स्वास्थ्य का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सकेगा। साथ ही बीमारियों को कम करने के लिए व्यवस्थागत क्षमता मजबूत होगी। वन हेल्थ दृष्टिकोण को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए पशुधन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और वन्य जीव स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहित अलग अलग क्षेत्रों में फायदा उठाने की जरूरत है। इसके अलावा स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए धनराशि भी जरूरी है। ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी का मानना है कि मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले वायरस से लड़ने के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर RK सिंह, NCDC के निदेशक डॉक्टर SK सिंह और भारतीय वन्य जीव संस्थान में वन्य जीव स्वास्थ्य प्रबंधन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर PK मलिक के अलावा राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर BR शोम ने परिचर्चा में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुबीर मजूमदार, ICAR के अपर महानिदेशक डॉक्टर अशोक कुमार और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में फेलो डॉक्टर सिंधुरा गणपति के अलावा शिक्षा, अनुसंधान, परिवेश, प्रयोगशाला, महामारी विज्ञान के विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। साथ ही इसके साथ देश में वन हेल्थ पहल के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर भी बात हुई। पशुओं को किसानों का धन माना जाता है। इसी क्रम में अब गांव में मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन से जुड़ी उद्यमिता से किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। आइए इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ने भोजन और चारे के विकास के साथ ही ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर गहराई से ध्यान देने का इरादा जताया है। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन से जुड़ी उद्यमिता से 1.5 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं भेड़, बकरियों और मुर्गी पालन के विकास से 2 लाख किसानों को फायदा होगा।
अधिक उत्पादन देने वाले लगभग 7.25 लाख पशुओं को जोखिम प्रबंधन के तहत कवर किया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चारे से जुड़े उद्यमियों को तैयार कर उन्हें बढ़ावा दिए जाने से देश में चारे और चारे के बीज की उपलब्धता कई गुना बढ़ जाएगी। इस मिशन से जुड़े पशुधन की गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण संबंधी घटक से पशुधन की गणना करने और दूध, मांस, अंडे और ऊन के उत्पादन के बारे में अनुमान लगाने में राज्यों को मदद मिलेगी। पशुधन और मुर्गियों में होने वाले रोगों के खिलाफ रोग निरोधी टीकाकरण के जरिए पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता को बेहतर बनाने, रोगों की निगरानी और पशु चिकित्सा से संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में पशुपालन में जुटे 10 करोड़ किसानों के घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए देश में चलंत पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे। इस योजना से भेड़ और बकरियों में TPR के कारण किसानों को होने वाले 8,900 करोड़ रुपए और सुअरों में स्वाइन बुखार की वजह से 200 करोड़ रुपए के सालाना नुकसान को रोका जा सकेगा। डेयरी गतिविधियों में जुड़े डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 4% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन के क्षेत्र में उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के बड़े अवसर पैदा होंगे। मांस, मुर्गी पालन और डेयरी से जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी हस्तक्षेपों के जरिए मवेशियों और अन्य पशुधन की नस्ल में तेजी से सुधार लाकर अधिक उत्पादकता सुनिश्चित होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अभी समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा एक खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत जारी रहेगा। कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लद्दाख से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा एक बड़ी कार्य योजना तैयार कर रहा है। इसे तैयार करने में यहां के बागवानी, कृषि वाणिज्य और उद्योग विभागों के अलावा उच्च उन्नत अनुसंधान रक्षा संस्थान के अधिकारी मदद कर रहे हैं। इस कार्य योजना से किसानों के साथ साथ उद्यमियों की आय में भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। लद्दाख से निर्यात बढ़ाने के मामले में हाल के दौरान कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें फल और दवाओं में इस्तेमाल होने वाले सी बकथॉर्न, खुबानी और जैविक उत्पादों की पहचान करके उनका उत्पादन बढ़ाने पर विचार हुआ। इसके तहत जल्द ही एक पहचान प्रणाली शुरू की जाएगी। किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाने की कोशिश होगी और उत्पादों के मूल्य संवर्धन के प्रयास किए जाएंगे। एपीडा उद्यमियों, अधिकारियों और किसानों सहित तमाम संबंधी पक्षों के क्षमता निर्माण में तकनीकी मदद करेगा, ताकि लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जा सके और उसे जैविक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सके। एपीडा लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगा। खासतौर से सी बकथॉर्न की ब्रांडिंग पर उसका विशेष जोर रहेगा। सी बकथॉर्न विटामिन सी, ओमेगा और दूसरी जरूरत पोषक तत्वों से भरपूर फल है। एपीडा ने लद्दाख के अधिकारियों के साथ बातचीत की है और जोर दिया है कि खेती में रसायनों का इस्तेमाल या तो कम से कम हो या बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग में मदद करने के लिए जल्द से जल्द रसायनों और उर्वरकों का उपयोग न करने और पहचान प्रणाली शुरू करने पर भी बात हुई है। सरकार 2025 तक लद्दाख को जैविक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का इरादा रखती है। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत लद्दाख के अधिकारियों ने एक जैविक अध्ययन समूह बनाया है, जो जैविक प्रमाण पत्र देने के दस्तावेजों का मसौदा और उसके प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया को तैयार कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन लद्दाख प्रशासन को तकनीकी सहायता दे रहा है, जिसके जरिए किसानों को 0 से 25 डिग्री कम तापमान पर पत्तेदार सब्जियां उगाने में मदद मिल रही है। कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एपीडा लेह और लद्दाख जिलों के कृषि और बागवानी विभागों के साथ साथ जम्मू के शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और उद्यमियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, उसे सुगम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी दिशा में उसने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। ये एक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित की गई है। एक क्रॉस फंक्शनल टीम है जो निवेश चक्र में सहायता प्रदान करेगी। इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर की स्थापना का मकसद निवेश अवसरों की मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देना, रणनीतिक साझेदारों के साथ जुड़ना, राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी रूप से सहायता प्रदान करना। इसके अलावा डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से वैश्विक और स्थानीय उद्योग प्रतिभागियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। साथ ही निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा करेगा, जिससे उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके, सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी सीधी बातचीत को सुगम बनाया जा सके और उद्योग के दूसरे निवेशकों के साथ जुड़ा जा सके। डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर के माध्यम से निवेशकों के बीच पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है। 15,000 करोड़ रुपए के इस कोष के अंतर्गत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों और संभाग 8 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र संस्थाओं की ओर से इस योजना का लाभ डेयरी प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन की बुनियादी अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना के साथ साथ पशु आहार संयंत्र के क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए उठाया जा सकता है। ऋण 6 साल में अदा करना है।
निर्धारित अवधि में अदा न करने वालों को 2 साल की छूट मिलेगी और ब्याज में 3% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी भी। इस कोष से उन सभी निजी कंपनियों, विशिष्ट उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाता है जो डेयरी एस्केलेटर @ismgr.nic.in पर डेयरी क्षेत्र में निवेश करने और इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर तक पहुंच प्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। डेयरी क्षेत्र के बाजार में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण, शीतलन, लॉजिस्टिक और पशुचारे के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना निवेश की जरूरत होती है। इसके अलावा मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पादों, ताजा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्रों में नए आकर्षक अवसर मौजूद हैं। डेयरी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है, जो कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश का लगभग 40% है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा में ढील दे दी है। 17 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया। बैठक में दालों के आयातक, मिल मालिक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता सहित दूसरे कई हितधारक मौजूद थे। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से किसानों को लाभ मिलने वाला है। दाल की कीमतों में नरमी आने के बाद केंद्र सरकार ने दाल स्टॉक की सीमा में ढील दे दी है। इसके साथ ही थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 500 टन हो गई है, जबकि मिल मालिक पिछले 6 महीने तक उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता के 50% में जो भी अधिक हो उसका स्टॉक कर सकते हैं। दूसरी ओर खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 5 टन रहेगी। ये सीमा अलग अलग हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। हालांकि इन संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के वेब पोर्टल पर अपनी स्टॉक की घोषणा करनी होगी। स्टॉक सीमा केवल अरहर, उड़द, चना और मसूर दाल पर लागू होगी। ये 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगी। थोक विक्रेताओं के लिए ये भी शर्त है कि वो 500 टन में किसी एक किस्म की 200 टन से अधिक दाल का स्टॉक नहीं कर पाएंगे। अगर किसी संस्था के पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वो इसे अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन में निर्धारित स्टॉक सीमा के भीतर लाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारत सरकार दालों जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने 14 मई को अलग अलग श्रेणियों के हितधारकों के लिए दालों के स्टॉक की घोषणा की और उसके बाद 2 जुलाई को दालों पर स्टॉक सीमा निर्धारित करने जैसे कदम उठाए। इन उपायों का उद्देश्य दालों की खुदरा कीमतों में लगातार कमी लाना था और ऐसा हुआ भी। पिछले 2 महीनों में मसूर को छोड़कर सभी दालों के थोक मूल्यों में 3 से 4% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा कीमतों में गिरावट 2 से 4% रही। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दलहन व्यापार में शामिल सभी हितधारकों के सहयोग से 2 महीने की छोटी सी अवधि में संस्थानों ने 8,343 पंजीकरण किए और विभाग के वेब पोर्टल पर 30 लाख टन से अधिक के स्टॉक की घोषणा की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट।
कृषि और किसान देश की रीढ़ है। इन दोनों की उन्नति के लिए सरकार की ओर से काफी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। आज के दौर में जब हर चीज डिजिटल हो गई है, तो कृषि और किसान भी पीछे क्यों रहे। जी हाँ, इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी पसंदीदा भाषा में संबंधित जानकारी ले सकेंगे। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र के संबंधित वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसानों को सशक्त बनाने में जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ ही हमारे विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें और हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी वक्त हमारे YouTube चैनल पर देखें। अभी लेते हैं आपसे इजाजत, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है रमा देवी जी, जो कि बिहार के शिवहर से लोकसभा सांसद है। अगर राजनीति में आप काम